तो यहाँ हमारे पास जो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर पहले का था और जो बाद का था का डिफरेंस ले रहे हैं। हमने हाफ कॉमन बना लिया था, ये ऐसे आया था, तो इसको यहाँ उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हाफ ये C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 ये मिल गया। नाउ ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, और ये a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे। ओपन कर दीजिए 1/2 दिस इनटू दिस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, दिस इनटू दिस C1 C2 V2 स्क्वायर, दिस इनटू दिस C1 C2 V1 square, this into this, this into this C2 square V2 square minus this square plus twice of this. So this square C1 square V1 square plus this square C2 square V2 square plus twice this twice C1 V1 C2 V2 ब्रैकेट क्लोज हुआ होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। देखिए C1 V1 स्क्वायर और माइनस C1 V1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, C2 V2 स्क्वायर और ये माइनस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, कॉमन लेके बाहर खींचिए, ये हो जाएगा 1/2 C1 C2 अपान C1 प्लस C2 ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस V1 V2 V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर minus twice V1 V2. This is to be either written as V2 minus V1 का whole square or is to be written as V1 minus V2 का whole square. कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि whole square है, यानी ये हो जाएगा V1 minus V2 का whole square half C1 C2 upon C1 plus C2 V1 minus V2 whole square. This is positive. This is the amount of loss in energy during the redistribution of charges। जो कैपेसिटर है या जो बैटरी है या जो पावर बैंक है, जब वो पावर बैकअप देते हैं तो इतना अमाउंट उनका डिसअपियर हो जाता है। C1 एट अ V1 पोटेंशियल पर है, C2 एट अ V2 पोटेंशियल पर है। रीडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर डिसअपियर हो जाएगा। ये 2 मार्क्स में प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट देयर इज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। चलिए मेन प्रोपोर्शन खत्म हुआ, न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में एंटर कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तब हमें देखना होगा डाई इलेक्ट्रिक फीलिंग क्या है, गैंग कैपेसिटर क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है और व्हीट स्टोन ब्रीज क्या है। ठीक है, इनको देखना होगा न्यूमेरिकल कमांड के लिए। तो न्यूमेरिकल कमांड में जाने से पहले एक थ्योरी देखनी पड़ेगी, दैट इज कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। कैप जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल होता था बिल्कुल वैसे कैपेसिटर भी सीरीज एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ हमें कैपेसिटर का सीरीज एंड पैरेलल देखना है। कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज, अगर हम एक कैपेसिटर का प्लस एक कैपेसिटर का माइनस ऐसे लेके चले, यानी एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ेगी, फिर अगले की पॉजिटिव पिछले की नेगेटिव प्लेट से जुड़ेगी,
तो एक की प्लस एक की माइनस, तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बैटरी में भी तो यही होता है, एक का प्लस एक का माइनस, तो ये सीरीज होता है। सारे प्लस एक जगह ऐड कर लेते, सारे माइनस एक जगह ऐड कर लेते, तो इसको पैरेलल कहते हैं। हमने सीरीज लिखा है। अगर हमारे पास एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, हमारे पास दूसरा कैपेसिटर ये है, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो एक कैपेसिटर का प्लस दूसरे कैपेसिटर के माइनस है, देखिए जोड़ दिया हमने ना। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, और अभी हम इसको उठा के एक पावर सोर्स, सेल कह लीजिए पावर सोर्स, अगली यूनिट अब बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, उसमें हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे, हाउ द सेल वर्क्स एंड हाउ दे आर एबल टू प्रोवाइड द चार्ज कंटिन्यूअसली तो वी गेट अ करंट। तो यहाँ हम एक सेल ले लें, आप वोल्टेज V उठा के जोड़ दें, जैसे ही जोड़े तो दिस इज गिविंग स्टार्ट टू गिविंग द Q चार्ज। ये Q यहाँ पहुंचा, प्लस Q हो गया, फट से ये माइनस Q हो गया, फट से ये प्लस Q हो गया, ये माइनस Q हो गया। पहला कंक्लूजन ये है कि कैपेसिटर जब सीरीज में होते हैं तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनको चार्ज नहीं मिलता। सीरीज में सभी कैपेसिटर सेम चार्ज पर चार्ज होते हैं, और पैरेलल होता तो सब अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चार्ज कर लेते। अगर हम एक वोल्टमीटर लगा दें, इस पर लगा दें, एक वोल्टमीटर इस पर लगा दें टू रीड द वोल्टेज इन C1, एक वोल्टमीटर इस पर लगा दें टू रीड द वोल्टेज इन C2, और एक वोल्टमीटर इस पर लगा दें, तो आपको पता है V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, यानी कि वोल्टेज इन कैपेसिटर 1 प्लस वोल्टेज इन कैपेसिटर 2 is equal to net voltage supplied by the cell. Voltage in capacitor 1 वोल्टेज होता है Q by C, तो निगेटिव तो पोटेंशियल रिड्यूस करने के लिए है, यही वाला चार्ज स्टोर किया है, यही वाला जब वापस मांगेंगे तो ये मिलेगा, ये ग्राउंड में चला जाएगा, तो प्लस Q चार्ज ही आपको वापस मिलता है। तो यहाँ वोल्टेज हो जाएगा Q by C1, Q by C1, V2 Q by C2। अगर माइनस Q पहले होता तो माइनस Q by C2 लिखते, अगर प्लस Q पहले है तो प्लस Q by C2, क्योंकि एक स्टोर कर रहे हैं और दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है टू रिड्यूस द पोटेंशियल। तो यहाँ हमारे पास V2 हो जाएगा Q by C2 इज इक्वल टू V। Q कॉमन लेके फेंक दीजिए उधर, 1/C1 प्लस 1/C2 इज इक्वल टू V by Q। V by Q को लिख सकते हैं 1/Q by V। Net charge upon net potential is the net capacity are called effective capacity, means 1/C1 plus 1/C2 is equal to 1/C। सीरीज में कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, ये रेजिस्टेंस का पैरेलल आता था और यहाँ ये कैपेसिटर का सीरीज आ रहा है, मीन्स नेट कैपेसिटी दो कैपेसिटर की जो होगी वो हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, दिस इज द नेट कैपेसिटी। अगर 3 है तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 इक्वल टू 1/C नेट, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सीरीज में रूल है कि सीरीज में नेट कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है, सीरीज में सभी कैपेसिटर सेम चार्ज पर चार्ज होते हैं, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उनको चार्ज नहीं मिल पाता है, और सीरीज में हम तब रखते हैं जब हमें कैपेसिटी रिड्यूस करनी होती है, ये कैपेसिटी कम आएगी, हमेशा कम आएगी, C1 और C2 की वैल्यू से हमेशा कम आएगी, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन जो कैपेसिटर का होता है वो नेट कैपेसिटी डिक्रीज करा देता है। आ जाइए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये इस साल आएगा नहीं, सीरीज पैरेलल हटा दिया गया है, सीरीज पैरेलल डेरिवेशन, लेकिन न्यूमेरिकल्स हम बिना सीरीज पैरेलल बता ही नहीं सकते थे, इसीलिए तो हम छोड़ दिए होते इसको। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर है तो सभी की पॉजिटिव प्लेट हम एक जगह और सभी की नेगेटिव प्लेट एक जगह जोड़ देते हैं। नाउ दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसको पावर सोर्स से जोड़ दीजिए, उस सेल से जोड़ दीजिए जिस सेल के थ्रू आप चार्ज करना चाहते हैं। 20 वोल्ट का सेल है एंड इज एबल टू प्रोवाइड द Q चार्ज। जैसे ही Q चार्ज चला अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली दोनों बांट लेंगे। मीन्स अगर ये C1 कैपेसिटी का था तो ये Q1 चार्ज स्टोर कर लेगा, ये C2 कैपेसिटी का था तो ये Q2 चार्ज स्टोर कर लेगा। मतलब नेट चार्ज Q
is distributed among the two capacitors C1 and C2 in such a way कि charge stored in capacitor 1, charge stored in capacitor 2 is equal to net charge supplied by the battery or cell. Q1 हो जाएगा C1V, पैरेलल है ना, है तो पैरेलल में वोल्टेज तो सेम होता है, तो इस पर हाथ रखेंगे तो Q1 कितना हो जाएगा C1। अब वोल्टेज V1 और V2 नहीं है, वोल्टेज V ही लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द सेल, वोल्टेज अक्रॉस द C2, वोल्टेज अक्रॉस द C1, सेम वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। C1V Q2 लिखेंगे तो C2V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा Q, V कॉमन लेके फेंक दीजिए उधर, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू Q बाई V, नेट चार्ज अपॉन नेट वोल्टेज, दैट इज नेट कैपेसिटी C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। मीन्स जो कैपेसिटर है अगर उनको पैरेलल ऐड करें तो नेट कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये रेजिस्टेंस अगर ऐसे ऐड करते तो 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R आता, और अगर रेजिस्टेंस ऐसे ऐड करते तो R1 प्लस R2 इक्वल टू R आता। यानी कैपेसिटर जस्ट रिवर्स वैल्यू शो कर रहे हैं टू द रेजिस्टेंस। बड़ी सीधी सी बात है कि सीरीज में कैपेसिटर होते हैं तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, पैरेलल में होते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। पैरेलल होते हैं तो अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली चार्ज होते हैं, इसलिए दोनों पर चार्ज वैल्यू अलग अलग है। सीरीज में होते हैं तो जो एक कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है वही दूसरा भी स्टोर कर पाता है, कोई ज्यादा या कम नहीं कर पाता, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो एक लाइन के सभी कैपेसिटर सेम अमाउंट से चार्ज हो जाते हैं, इसीलिए नेट कैपेसिटी डिक्रीज कर जाती है। अब आ जाइए गैंग कैपेसिटर। हम लोगों ने प्लेट की शेप के अकॉर्डिंगली कैपेसिटर देखा था कि प्लेट के शेप के अकॉर्डिंगली हमारे पास पैरेलल प्लेट था, स्फेरिकल प्लेट था, सिलेंड्रिकल प्लेट था, आइसोलेटेड स्फेरिकल था। अभी क्या है कि हम दो पैरेलल प्लेट ही लेने वाले हैं ऐसे, और इनको जितना क्लोज हो सके उतना क्लोज कर देंगे, बीच में डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ हाई कैपेसिटी हो जाएगा। क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ हाई कैपेसिटी होगा? दो प्लेट अगर ऐसे रखते थे, ये ग्राउंड कर देते थे, बीच में आप डाइलेक्ट्रिक फिल करते थे, जबकि ये गैप डी का होता था, प्लेट ए होता था, डाइलेक्ट्रिक के होता था, तो कैपेसिटी आती थी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी थी जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग द कैपेसिटर डिस्कस किया था। हम और कैपेसिटी इसका बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि और हाई कैपेसिटी हो जाए इसकी। तो और हाई कैपेसिटी कैसे हो जाए? इसके लिए हमें डी को मिनिमाइज करना होगा, डी टेंड्स टू 0, और क्लोज, जितना क्लोज रखेंगे उतना अच्छा कैपेसिटी आपको मिलेगा। क्लोज करने के लिए डाई इलेक्ट्रिक का क्या करेंगे? डाई इलेक्ट्रिक या तो पेपर शीट हम यूज कर लेते हैं, पतला जो कॉपी का पेपर है उसको ऑयल में डिप करके बाहर निकालते हैं और अब उसको दो प्लेटों के बीच चिपका के रख देते हैं। ऐसा करेंगे तो डी गोज टू मिलीमीटर हो जाएगा। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर, ऊपर जाएगा तो 10⁻+3, यानी 1000 गुना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यानी हम दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में पेपर एज और डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो कैपेसिटी 1000 गुना बढ़ जाती है, नाम है पेपर कैपेसिटर। या फिर हम सन माइका की शीट यूज करते हैं, ये जो बोर्ड पर हम लिख रहे हैं दिस इज सन माइका शीट, और ये बिल्कुल कागज की तरह पतली है। तो अकॉर्डिंगली जो है हमारे पास अगर ये पेपर की तरह पतली है तो सनमाइका की शीट अगर यूज करें तो इसका भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है, उसको मीका कैपेसिटर कहते हैं। मतलब हम प्लेट के गैप को कम कर देते हैं बाय यूजिंग थिन शीट्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ये पेपर है और ये माइका है, तो इस प्रोसेस में कैपेसिटी बढ़ जाती है। इनका नाम होता है पेपर और मीका कैपेसिटर। अभी भी हमको और कैपेसिटी चाहिए, अपने काम करना हो तो आदमी सबसे मिनिमम चांस लेता है, लेकिन जब डिवाइस बनाता है, मशीन बनाता है, तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज या उसकी कैपेबिलिटी बहुत हाई करता है। तो अभी जो कैपेसिटर बना है ये बहुत हाई है, लेकिन हमें और हाई कैपेसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें मैराथन बैटरी चाहिए, हमें इन्वर्टर का इनफाइनाइट बैकअप चाहिए। तो अब हम क्या करें? अब वर्ड आता है गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर, गैंग कैपेसिटर में हम क्या करते हैं? n पैरेलल प्लेट्स लेते हैं। देखिए एक प्लेट हो गई, दूसरी प्लेट हो गई,
तीसरी प्लेट हो गई, चौथी प्लेट हो गई, पांचवी, ऐसे बहुत सारी प्लेट्स हम लेने वाले हैं 10। इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देंगे, यही पेपर या मीका, तो ये अच्छे कैरेक्टर बनेंगे। अल्टरनेटिव सेट्स ऑफ प्लेट्स एक जगह जोड़िए, देश देश और देश, इसको एक जगह जोड़ दीजिए पॉजिटिव, और रेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव सेट्स ऑफ प्लेट एक जगह जोड़ दीजिए। नाउ ये पैरेलल हो गए, क्यों? ये प्लस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 3 माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो गैंग कैप्चर है इसकी नेट कैपेसिटी जो हम लेंगे हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यहाँ कितने कैपेसिटर बन रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। और पैरेलल है तो पैरेलल में कैपेसिटी ऐड होती है, तो ये हो जाएगा 5K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। इस कैपेसिटर का यूटिलाइजेशन हम डेली लाइफ में करते हैं। इसको ऐसे ना बना के ऐसे भी बनाया जाता है, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, अल्टरनेटिव सेट्स एक जगह, रेस्ट ऑफ द अल्टरनेटिव एक जगह। ये देखिए नाउ, अगर इसको हम प्लस करने वाले हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस प्लस 2 प्लस माइनस 3, 3 कैपेसिटर है, सारे पॉजिटिव एक जगह, सारे निगेटिव एक जगह, तो अकॉर्डिंगली यहाँ हमारे पास जो नेट कैपेसिटी आएगी हो जाएगी 3K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। खास बात, 1 2 3 4, 4 प्लेट है तो 3 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेट है तो 5 आ रहा है। क्या मतलब है? मतलब है अगर n प्लेट अल्टरनेटिवली जोड़ी गई हैं तो नेट कैपेसिटी होती है n-1K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ n पैरेलल प्लेट्स कनेक्टेड अल्टरनेटिवली। अगर प्लेट अल्टरनेटिवली कनेक्ट नहीं होती तो है तो यही सिलेबस में कि प्लेट को अल्टरनेटिवली जोड़ा जाए तो नेट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर n प्लेट्स अल्टरनेटिवली जोड़े गए हैं तो ये सभी पैरेलल प्लेट्स में जाएंगे, और अगर पैरेलल प्लेट्स में गए तो नेट कैपेसिटी हो जाएगा n-1K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मान लेते हैं कोई ऐसा केस है जिसमें प्लेट्स अल्टरनेटिवली नहीं जोड़ा गया है, तो उस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्जांपल लेके दिखा दे रहे हैं, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपके बोर्ड में आया है, 1 2 3 4, ये 4 प्लेट्स है, ये 2 एक जगह जोड़ दी गई और ये 2 एक जगह जोड़ दी गई। ये अल्टरनेटिवली नहीं है, ये गैंग कैपेसिटर नहीं है। क्यों नहीं है? अगर ये प्लस बनाएंगे आप तो फट से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, कहाँ अल्टरनेटिव है? प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस एक कैपेसिटर, माइनस माइनस कुछ नहीं, माइनस प्लस 2 कैपेसिटर, पॉजिटिव एक जगह निगेटिव एक जगह, यानी 2 कैपेसिटर है पैरेलल में, तो कैपेसिटी हो जाएगी 2K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। मान लेते हैं, मैं कहता एक और ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स है, मैं कहता देश 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 और देश एक जगह जोड़ दिए, और देश एक जगह जोड़ दिए, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब कह रहे हैं नेट कैपेसिटी बताइए, तो देखिए अल्टरनेटिव नहीं है, कैसे पता चलेगा अल्टरनेटिव नहीं है? प्लस माइनस प्लस, अभी तो अल्टरनेटिव है, फिर ये प्लस, कहाँ अल्टरनेटिव है? अब तो नहीं रहा, प्लस प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, दिस इज नॉट अल्टरनेटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, बट नॉट अ प्लस माइनस प्लस प्लस, नॉट द अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव नहीं है तो इसमें आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स है तो 6-1K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, गलत हो जाएगा। आप काउंटिंग शुरू कीजिए, प्लस माइनस एक कैपेसिटर, माइनस प्लस दूसरा कैपेसिटर, प्लस प्लस नहीं बना, प्लस प्लस नहीं बना, प्लस माइनस, 3 कैपेसिटर, सारी पॉजिटिव प्लेट एक जगह है, सारी नेगेटिव प्लेट एक जगह है, तो ये 3 कैपेसिटर पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो कैपेसिटी हो जाएगी 3K
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस तरीके से हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और गैंग कैप्चर के बारे में इंफॉर्मेशन ली। ये हर 1 साल 2 साल से 2 मार्क्स में आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलती है। आ जाइए, व्हीटस्टोन ब्रीज, इसके एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में है। मीटर ब्रीज है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स है, बैलेंसिंग ऑफ ब्रीज है। तो ये हम प्रूफ तो अगले चैप्टर में करेंगे, यहाँ न्यूमेरिकल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। क्यों प्रूफ अगले चैप्टर में करेंगे? क्योंकि हमें कुछ और रूल्स की जरूरत है करंट, वोल्टेज और पावर की कैलकुलेशन के लिए। कुछ और रूल्स का क्या मतलब है? अभी तक तो हमारे पास एक रिलेशन आया Q इक्वल टू CV, रेजिस्टेंस के कुछ रिलेशन जानते हैं, ओम्स लॉ जानते हैं। करंट, वोल्टेज और पावर के इक्वेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमें किरचॉफ लॉ पे कमांड करना होगा, जो अगली यूनिट में है। यानी कि जैसे ओम्स लॉ आप अप्लाई करते हैं रेजिस्टेंसेस के लिए, वैसे ही आगे चल के हम किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल करेंगे किसी भी नेटवर्क। नेटवर्क किसको बोल रहे हैं? टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, आपने घर में जो वायरिंग कर रखी है, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब बंच ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द पावर सोर्स। उन सभी पावर सोर्स में करंट का या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो हम निकाले कैसे किसको कितना पावर मिल रहा है, किसको कितना चार्ज मिल रहा है, किसकी कितनी कैपेसिटी है। तो वी नीड सम एडिशनल रूल्स। वो रूल आपको अगली यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी में मिलेंगे, जो इसके जस्ट बाद है। तो यहाँ हम लोगों को प्रूफ नहीं देखना है, यहाँ हम लोग को सिर्फ जानना है कि व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज and how the mathematical relations of Wheatstone bridge are to be established and which kinds of numerical comes over the Wheatstone bridge। तो यहाँ हम आ रहे हैं Wheatstone bridge पे। एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर लैब चला इस साल तो कोचिंग के लैब में आपको मिल जाएंगे सारे ऑपरेटर, या स्कूल चला तो स्कूल में मिल जाएंगे आपको। तो हम आ रहे हैं Wheatstone bridge पर। Wheatstone bridge, व्हीटस्टोन प्रोफेसर थे, इंग्लैंड के थे। इन्होंने 4 कैपेसिटर को स्क्वायर आर्म पर अरेंज किया, जिसमें 2 डायगोनल जनरेट हुए। व्हीटस्टोन ब्रिज, इन्होंने क्या किया? स्क्वायर आर्म आप कंसीडर कर लीजिए, स्क्वायर की 4 आर्म होती है लाइक दिस, और 2 डायगोनल होता है। इन्होंने कहा कि अगर 4 कैपेसिटर आप ऐसे अरेंज कीजिए कि एज अ रेगुलर आर्म ऑफ अ स्क्वायर पर ये अरेंज हो जाए। देखिए, एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है। हाँ बोलिए। सर दिख नहीं रहा है, दूसरे मार्कर यूज कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तो व्हीटस्टोन प्रोफेसर थे ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने 4 कैपेसिटर को ऑन अ रेगुलर आर्म ऑफ अ स्क्वायर अरेंज किया। उनका ये कहना था कि अगर 4 कैपेसिटर आप अरेंज कर ले रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बस चलिए इनकी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, C1, C2, C3, C4। ये C1 वैल्यू का है, ये C2 वैल्यू का है, ये C3 वैल्यू का है, ये C4 वैल्यू का है। तो इन्होंने कहा कि इस स्क्वायर में 2 डायगोनल क्रिएट हो रहे हैं, एक ये क्रिएट हो रहा है, कि ये किसी एक डायगोनल में इन्होंने कहा सेल लगा दीजिए। ये देखिए हमने सेल लगा दिया, बस। और कहा जो दूसरा डायगोनल बचा उसमें गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट है या नहीं है। ये सर्किट पूरी हो गई। अब उनका कहना था कि अगर आप C1, C2, C3, C4 को अरेंज करें, इसको नाम में A कह लीजिए, इसको B कह लीजिए, इसको C कह लीजिए, इसको D कह लीजिए। अगर आप कैप्चर C1, कैप्चर C2, कैप्चर C3, कैप्चर C4 अगर इनकी वैल्यूज अरेंज करें तो आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेंगे। एक केस ऐसा है जब आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। वो केस है कि जो सेल करंट लेके आया या चार्ज लेके आया, इसको बोलते हैं एंटरिंग पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहाँ कलेक्ट होके निकल गया, इसको बोलते हैं लीविंग पॉइंट। दोबारा सुन लीजिए, इस अरेंजमेंट में 4 कैपेसिटर से एक स्क्वायर बनाए हैं, 2 डायगोनल था, किसी एक डायगोनल में सेल अप्लाई किए हैं, दूसरे डायगोनल में गैल्वेनोमीटर अप्लाई किए हैं। आपसे कहा जा रहा है कि कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कीजिए।
जब हम कैप्चर की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिख रहा है। एक केस ऐसा आ रहा है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। उस केस में जाने से पहले हम ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें तो सेल जिस पॉइंट से चार्ज एंटर कराएगा वो ए है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सी पर रिकलेक्ट होगा और कलेक्ट होने के बाद वापस मिल जाएगा। मीन्स इसको बोलते हैं एंटरिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं लीविंग पॉइंट। एंटरिंग पॉइंट पर अगर हाथ रखें तो ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म के लिए कैप्चर का रेशियो हो जाएगा C1/C3। लीविंग पॉइंट पर अगर हाथ रखें तो ऊपर वाली आर्म है C2, नीचे वाली आर्म है C4, C2/C4। अगर ये रेशियो बराबर है, एंट्रिंग पॉइंट पर जो एडजेसेंट आर्म्स है इसमें अगर कैप्चर का रेशियो लीविंग पॉइंट पर जो आर्म्स है इनमें कैप्चर के रेशियो के बराबर है, यानी दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, एंटरिंग और लीविंग, एंटरिंग लीविंग, एंटरिंग है लीविंग है, एंटरिंग लीविंग के ऊपर दिस बाय दिस, एंटरिंग लीविंग के नीचे दिस बाय दिस, आइदर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस या एंटरिंग पर हाथ रखिए तो दिस बाय दिस, लीविंग पर हाथ रखिए दिस बाय दिस। When this ratio is satisfied, there is no current in the galvanometer. इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये प्रूव किया जाएगा अगली यूनिट में। अलग बात है कि यहाँ आपको सिर्फ जानना है। तो नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर। अब हमको क्या बेनिफिट होगा इन द गैल्वेनोमीटर, उसका काज भी बताया गया जो कि हम प्रूव करेंगे। काज ये था कि दिस बाय दिस बिकम इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है और अगर इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल बराबर हो गए तो पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंटें नहीं फ्लो होगी। इसका मतलब ये है कि जब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस या दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होता है तो उस केस में बी और डी सेम पोटेंशियल पर आ जाते हैं। सेम पोटेंशियल पर आते ही गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाती है। बेनिफिट, गैल्वेनोमीटर अगर हटा ले तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि वैसे भी उसमें करंट नहीं है। यानी वहां कोई कैपेसिटर लगा हो, रेजिस्टर लगा हो, कोई डिवाइस लगा हो, उस डिवाइस पर आपको हटाना पड़ेगा। ये कह के हटाना पड़ेगा कि उस आर्म में कोई करंट नहीं है। तो हटा देने से क्या बेनिफिट होगा? हटा देने से बेनिफिट होगा कि इस पूरे स्ट्रक्चर का नेट कैपेसिटी निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे? बीच वाला ये आर्म हट गया, देखिए ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, जो चार्ज इसमें आएगा वही चार्ज तो इसमें आएगा। यानी जब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होगा तो जो एंटरिंग और लीविंग का परपेंडिकुलर वाला आर्म है वो डिसअपियर हो जाएगा, हटा देंगे। हटा देने से बेनिफिट ये होगा कि सीरीज पैरेलल ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल लेके दिखा देंगे आगे कि अगर बीच वाला नहीं हट रहा है तो आप पूरे सिस्टम का या नेटवर्क का इफेक्टिव कैपेसिटी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर जो है अगर बीच वाला आर्म हट जाता है तो सीरीज पैरेलल ढूंढना हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे इसी में देखिए अभी ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये दोनों सीरीज में हो गए तो ये C1 और C2 की नेट कैपेसिटी हो जाएगी C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और जो चार्ज इसमें आया वो चार्ज इधर होके निकल गया, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे तो कैपेसिटी हो जाएगी C3 C4 अपान C3 प्लस C4। और अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगे? ए पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन दिस एंड इन दिस और सी पर इधर से होके वापस चार्ज आ गया है, इधर से होके वापस आ गया है। क्या ये दोनों पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? मीन्स ये और ये दोनों पैरेलल हो गए तो इस पूरे सिस्टम की नेट कैपेसिटी हो गई C नेट इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो सिस्टम की नेट कैपेसिटी निकालने के लिए उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज से कंपेयर करते हैं। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के क्राइटेरिया में सेट हो जाता है तो एक आर्म कैपेसिटर की गायब हो जाती है। उस आर्म के गायब होते ही हमें बहुत आसानी से सीरीज और पैरेलल दिखने लगता है। इसका मतलब है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड to determine the effective capacity of a bunch of capture in a network or in a circuit। किसी भी सर्किट में बहुत सारे अगर कैपेसिटर लगे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसका एक इक्विवेलेंट व्हीटस्टोन जनरेट हो जाए। नहीं जनरेट होगा तो भी देखेंगे, कठिन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन सबसे आसान मेथड आपके सिलेबस में है कि अगर बंच ऑफ कैपेसिटर है और उनकी आपको
नेट कैपेसिटी निकालनी है और अगर आप सीरीज पैरेलल ढूंढ ले जाते हैं तो आप बहुत आसानी से उनकी नेट कैपेसिटी निकाल लेंगे। अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक एंट्रिंग पॉइंट बन जाए, एक लीविंग पॉइंट बन जाए, एक इंटरमीडिएट पॉइंट बी बन जाए, एक इंटरमीडिएट पॉइंट डी बन जाए और ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्राइटेरिया दिखने लगे आपको। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्राइटेरिया दिखने लगेगा तो एक आर्म जो होगी एंट्रिंग और लीविंग का परपेंडिकुलर वाला आर्म सेम पोटेंशियल पर पड़ जाएगा, तो इस प्रोसेस में उससे कोई करंट नहीं होगी। वो कैपेसिटर या वो रेजिस्टर वो कंडक्टर आप हटा दीजिएगा, हटाते ही आपको साफ साफ दिखने लगेगा। हम एग्जांपल ले रहे हैं। फिलहाल इस स्ट्रक्चर की नेट कैपेसिटी हो जाएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता, आसान से उठा रहे हैं, अगर मैं आपसे कहता कि हमारे पास यहाँ ये एंटरिंग है, ये लीविंग है एंड दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, this is 4 microfarad, this is 4 microfarad, this is 4 microfarad, this is 5 microfarad। आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नेट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ए से एंट्रिंग ले लीजिए, बी से लीविंग ले लीजिए। एंट्रिंग पर हाथ रखेंगे तो दिस बाय दिस, रोक लीजिए 1 आया। लिविंग पर हाथ रखेंगे दिस बाय दिस 1 आया, इक्वल है दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस। बैलेंस भी सिस्टम में चले गए, एंट्रिंग और लिविंग तक चलकर जाइए का परपेंडिकुलर वाला हट जाएगा, हटा लीजिए। अब आपको पता है 4 और 4 सीरीज में हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरेड, ये 4 और 4 सीरीज में हो जाएंगे 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में हो जाएंगे, विल बी द 4 माइक्रोफैरेड आंसर। तो इस तरीके से आपने इस सिस्टम की कैपेसिटी निकाल ली। दूसरा एग्जांपल देखिए, तीसरा चौथा पांचवा छठवां वैरायटी काइंड देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहता कि दिस इज एन अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, कई बार ऐसा होगा व्हीट स्टोन नहीं दिखेगा, आपको बनाना पड़ेगा व्हीट स्टोन, वो भी हम दिखाएंगे एग्जांपल में। फिलहाल अभी हम सिंपली दिखा रहे हैं कि व्हीट स्टोन दिख रहा है, बस हमें बैलेंसिंग क्राइटेरिया चेक करके कैपेसिटर उड़ाना है। अगर कैपेसिटर उड़ा ले गए तो सीरीज पैरेलल देखना आसान हो जाएगा, और सीरीज पैरेलल देखना आसान हो गया तो उस केस में हम आसानी से पूरे कॉम्बिनेशन को एक सिंगल कैपेसिटर से हटाएंगे। हमने ऐसे बना दिया, हमने कह दिया दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज 4 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 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 माइक्रोफैरेड। हम कह रहे हैं ए और बी के बीच की नेट कैपेसिटी बताइए। अब ए और बी की नेट कैपेसिटी बताइए। एक को एंट्रिंग मान लीजिए, एंट्रिंग मानेंगे तो ये हो जाएगा दिस और इधर वाला हो जाएगा दिस, दिस बाय दिस 1/2 आएगा। लीविंग पर हाथ रखिए, दिस बाय दिस ये भी 1/2 आएगा, मतलब दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी बैलेंस व्हीट स्टोन है। एंट्रिंग और लीविंग तक चल कर जाइए, एंट्रिंग लिविंग तक चल कर जाइए, तब परपेंडिकुलर वाला आर्म हट जाएगा, यानी ये वाला आर्म हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस आर्म में करंट ही नहीं है तो कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो उसको रखने का कोई बेनिफिट नहीं है, अकॉर्डिंगली हट गया। अब देखिए आसानी से नहीं दिख रहा है, 2 और 1 सीरीज में, 2 और 2 सीरीज में, 4 और 2 सीरीज में, और तीनों आपस में पैरेलल है। तो 2 और 1 सीरीज में, तो 2 into 1 2 अपॉन 2 + 1 3, इन दोनों का नेट कैपेसिटी हो जाएगा 2/3। 2 और 2 का नेट कैपेसिटी हो जाएगा 1, और 4 और 2 का नेट कैपेसिटी हो जाएगा दिस इंटू दिस 8 अपॉन दिस प्लस दिस, दैट इज 6, यानी कि 2 4 जा
2 3 जा, दैट इज 4/3। फिर तीनों पैरेलल हो जाएंगे। क्यों पैरेलल हो जाएंगे? एक ये वाली आर्म है, एक ये वाली आर्म है, एक ये वाली आर्म है। क्यों? ये वाली आर्म, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म दिख रहा है पैरेलल है। तो इस तरीके से ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इस पर आया 2/3, इस पर आया 1 माइक्रोफैरेड, इस पर आया 4/3 माइक्रोफैरेड। सो द नेट कैपेसिटी इज द C net is equal to 2/3 plus 1 plus 4/3, 4 और 2, 6/3, 6/3, that is 2 और 1 3 माइक्रोफैरेड इज द आंसर। टाइम खत्म होने वाला है, जस्ट एक वो रह गया है, हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। कल हम लोग इसके टिपिकल प्रॉब्लम में जाएंगे। आज हमने सिर्फ बेसिक बताया आपको। अब कल से हम लोगों को 2 दिन 3 दिन प्रॉब्लम देखना होगा। इसकी बहुत सारी वैरायटी है, ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट डे में। तब तक ले लेते हैं ब्रेक। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ नेहा बोलो। नेहा नहीं, जया। सर ये बीच वाला जो ये नहीं होगा, इसमें भी तो सर मतलब रेशियो सेम ये नहीं हटेगा। एंटरिंग और लिविंग का इस पर पोटेंशियल कॉमन है, इस पर ये अप्रूव करेंगे, इस पर नहीं। ये तो चार्ट देश और देश के बंटवारा कर रहा है। हमेशा एंटरिंग लिविंग का परपेंडिकुलर वाला आर्म हटता है, ये बात ध्यान रखिए। यही तो प्रैक्टिस करनी है, प्रूफ तो किए नहीं है, प्रूफ तो हम अगले उसमें यूनिट में करेंगे। तो ठीक है, लगाइए क्वेश्चन, कल हम डाउट क्लियर करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। अगर हम कुछ ऐसा व्हीट स्टोन लें जो देखने में व्हीट स्टोन ना हो, जैसे आपके बोर्ड में बहुत फेमस क्वेश्चन है, इस तरह का स्ट्रक्चर है, 1 2 and 3 capture and towards this side इस तरीके से कैप्चर का अरेंजमेंट दिया है। एंड नाउ इट इज आस्क्ड टू यू दैट कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटी, this 5 microfarad 5 microfarad 10 microfarad 5 microfarad and 5 microfarad। 2 पॉइंट्स दिए जाते हैं जिनके बीच आपको इफेक्टिव कैपेसिटी निकालनी होती है। ये पॉइंट्स हैं ए एंड बी। तो अगर ऐसे दिया तो देखिए, अब आपको सीरीज पैरेलल बिल्कुल नहीं दिखेगा। ए को एज अ एंट्रिंग लेके चलिए एंड बी, ए को एंट्रिंग लेके चलिए एंड डिफरेंट कैप्चर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्जिंग होगी और फाइनली बी से निकल जाएगा। यानी ए और बी के बीच में आपको कैपेसिटी बतानी है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा पूछा है, इज दिस। ये एक कैप्चर है, दिस इज सेकंड कैप्चर, दिस इज थर्ड कैप्चर, this and this। ये ऐसे है, this is A, this is B, 5 microfarad 5 microfarad 2 microfarad 2 microfarad and 11 microfarad। तो इस तरीके से दिया हुआ है एंड आपसे पूछ रहा है कि नेट कैपेसिटी जो है सब चीजें बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें अगर आपको इसकी हम बात कर रहे हैं तो आपके पास ए आप ले लेंगे एज अ एंट्रिंग, बी एज अ ले लेंगे लीविंग, और अब आपके पास देखिए 2 इंटरमीडिएट पॉइंट है, एक ये है
इसको M कह लीजिए, और एक आपके पास इंटरमीडिएट पॉइंट N है। क्या मतलब इंटरमीडिएट पॉइंट का? ये जंक्शन A हो जाएगा, ये जंक्शन A हो जाएगा। अगर आपने इसको M कर लिया तो ये जंक्शन M हो जाएगा। मतलब जितने जंक्शन है जहां कैप्चर या डिफरेंट वायर्स जुड़ रहे हैं उनका नाम रख लीजिए। ये N रखे तो ये N हो गया। नाउ ठीक है, ये B है तो ये B हो गया और ये B हो गया। मीन्स जितने ज्वाइंट है सब इन 4 पॉइंट्स में कलेक्ट हो जा रहे हैं, A, B, M और N। ए एंटरिंग की तरह ट्रीट कीजिए। अब इनका वीट स्टोन बनाने के लिए आपको पता है क्या करना है। एक आप ए ले लीजिए एंटरिंग, बी ले लीजिए आप लीविंग, एंड एक इंटरमीडिएट एम है और एक इंटरमीडिएट एन है। चाहे इधर एम रखिए चाहे इधर, किसी एक तरफ एम कर लीजिए, किसी एक तरफ एन कर लीजिए। अब ये जो ए एम एन और बी 4 पॉइंट्स हैं, ए एम एन और बी ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स के लिए आप देखिए ए और एम के बीच में 5 माइक्रोफैरेड है, ए और एम के बीच में 5 माइक्रोफैरेड है। तो यहां आ जाएगा दिस 5 माइक्रोफैरेड, यहां आ गया दिस। नाउ एम और एन में 10 माइक्रोफैरेड है, तो एम और एन में 10 माइक्रोफैरेड है तो यहां आ जाएगा दिस 10 माइक्रोफैरेड। ये वाला हो गया। एन और बी के बीच में 5 माइक्रोफैरेड है, एन और बी के बीच में 5 माइक्रोफैरेड है तो यहां आ जाएगा दिस ये 5 माइक्रोफैरेड। और बचा ये वाला हो गया, ये बचा हुआ है एम और बी 5 माइक्रोफैरेड, एम और बी 5 माइक्रोफैरेड। दिस इज 5 माइक्रोफैरेड। और कुछ ये बचा हुआ है ए और एन के बीच में 5 माइक्रोफैरेड। ये एम और बी वाला था ना, तो ये यहाँ हो गया और ए और एन वाला यहाँ है। देखिए वीट स्टोन बन गया। तो डायरेक्ट आप नहीं सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपने इक्विवेलेंट वीट स्टोन बनाया और ये वीट स्टोन में कन्वर्ट हो गया। अब कन्वर्ट हो गया तो आप देखिए कि क्या ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड वीट स्टोन है तो उस केस में आप आसानी से इसको रिप्लेस कर लेंगे, और अगर ये बैलेंस्ड वीट स्टोन नहीं है तो आप फिर इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि किरचॉफ करंट ला और किरचॉफ वोल्टेज ला, ये किरचॉफ करंट ला और किरचॉफ वोल्टेज ला जो है ये आप अगले यूनिट में देखेंगे तब वापस आके सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल यहाँ एंट्रिंग पर हाथ रखें तो दिस बाय दिस इज 1, यहाँ लीविंग पर हाथ रखें तो दिस बाय दिस इज 1। नाउ बैलेंस है, बैलेंस है तो आपको पता है करंट एंट्रिंग और करंट लीविंग का परपेंडिकुलर वाला, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है, क्योंकि इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट इधर से उधर कैसे जाएगी। तो इन दोनों के बीच है एंट्रिंग और लीविंग का जो परपेंडिकुलर आर्म होता है ये सिमेट्री आर्म होता है। इस पर जो 2 पॉइंट्स होते हैं उन 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच ये जो परपेंडिकुलर वाला है यानी एम और एन ये सेम पोटेंशियल पर है। अगर ये सेम पोटेंशियल पर है तो फिर इनका जो है इसमें करंट नहीं होगी, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, तो उस कैपेसिटर को आपको हटा लेना चाहिए। अभी बेनिफिट मिलेगा 5 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में हो जाएंगे, तो 5 और 5 का सीरीज हो जाएगा 2.5 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड एंड 5 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में हो जाएंगे। क्यों? जो करंट इसमें आएगी वही करंट इधर होकर निकल जाएगी। तो 5 पैरेलल 5 इन सीरीज विद 5, तो 5 into 5 upon 5 plus 5 2.5 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। और इसके बाद ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म पैरेलल हो गई, तो आप लिख पाएंगे C net is equal to 2.5 plus 2.5 that is 5 माइक्रोफैरेड। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सीरीज पैरेलल में अगर तोड़ते तो आपको दिक्कत होती, क्योंकि आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। और अभी जब आप उसका इक्विवेलेंट वीट स्टोन बना रहे हैं तो उस इक्विवेलेंट वीट स्टोन में आपको दिख रहा है कि कौन सीरीज है और कौन पैरेलल है। तो इस तरीके से आपको नेट मिल जा रहा है। मान लेते हैं ये हमने दे दिया ए बी, अब इसमें अगर ये ए है तो ये भी ए हो गया, आगे नहीं बढ़ सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। ये बी है तो यहाँ बी हो गया,
सिर्फ एक इंटरमीडिएट पॉइंट है, दैट पॉइंट इज दिस। हमेशा जब भी नेटवर्क आएगा तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। इसमें एक ही बीच में पॉइंट पड़ रहा है तो n कह लीजिए। चलिए व्हीटस्टोन बनाते हैं। एक एंटरिंग हो जाएगा A, एक लीविंग हो जाएगा B, और एक ही इंटरमीडिएट पॉइंट है n, तो आपने एक इंटरमीडिएट पॉइंट ले लिया, दैट इज n। अभी A to N 5 माइक्रोफैरेड है, A to N 5 माइक्रोफैरेड, ये वाला कैप्चर हो गया। नाउ N to B 2 माइक्रो और 2 माइक्रो सीरीज में है तो एक साथ हो जाएगा, 2 माइक्रो 1 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। N to B हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा नेट कैपेसिटी। और ये वाला दोनों हो गया। और क्या है, N to A 5 माइक्रोफैरेड है। हाँ हेलो, क्लास चल रही है। N to A 5 माइक्रोफैरेड, N to A अभी ये वाला बचा हुआ है, ये वाला देखिए दिस, ये N to A दिस इज 5 माइक्रोफैरेड, ये वाला हो गया। एंड A to B 11 माइक्रोफैरेड, A to B 11 माइक्रोफैरेड। साफ साफ आपको दिख रहा है कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल है। 5 और 5 पैरेलल में है तो 5 और 5 हो जाएगा 10। हाँ हेलो, वेटिंग दिखा रहा है तुम्हारा, हमारे इस पर डिस्प्ले बोर्ड पर नहीं दिखा रहा है। नहीं तो वो वेटिंग दिखाना चाहिए ना, वेटिंग तो नहीं दिखा रहा है। 1 मिनट, वेटिंग दिखाता है ना तब ना हम एडमिट करते हैं, तो वेटिंग में तो नहीं दिखा रहा है। नहीं, नए लिंक पर नया लिंक भेजे तो है तो पुराना ही लिंक, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में भेजे तो है नया लिंक। अच्छा 1 मिनट, हम तो मेरे में नहीं, कोहेरेंस 12 में। अच्छा ठीक है, 1 मिनट, ये छोटा होगा भी नहीं जब तक क्लास चल रहा है। 1 मिनट, 1 मिनट देखने दो जरा। सर आज लिंक नहीं भेजे हैं आप। लिंक नहीं आया है? सर नो अच्छा, सर। 1 मिनट है, तब ये लिंक तो मिलेगा भी नहीं तब ना। तो ये किस पे, पुरानी लिंक पर ही चल रहा है ना। सर 14 सितंबर वाले पे ज्वाइन कर ले। 14 सितंबर वाला देखो लिंक है, उस पर ज्वाइन करो। तो उसको कैंसिल करो और फिर से रिज्वाइन करो। अरे तब वो क्लास ये क्लोज करके फिर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि वो एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं है और इसमें। तो एडमिट आई तो यहाँ हमारे पास हम कह रहे थे कि सीरीज पैरेलल अगर ढूंढना था, अगर डायरेक्ट ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं ढूंढ सकते तो हमेशा आपको करना ये होगा कि एक एंटरिंग होगा, एक लीविंग होगा, बीच के जितने हैं सब इंटरमीडिएट में अरेंज कर लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपको सीरीज पैरेलल आसानी से दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 5 आपको दिख रहा है पैरेलल है, तो 5 और 5 हो जाएगा 10, ये हट गया, ये हट गया, और ये हो गया 10। ये हो गया 10 माइक्रोफैरेड। और क्या देखिए 10 और 11 सॉरी 10 और 1 सीरीज में हो गया, जो करंट इसमें आएगी वही करंट इधर आ जाएगी। तो 10 और 1 सीरीज में हो गया, तो 10 into 1 10 अपॉन 10 + 1 11, 10 by 11 माइक्रोफैरेड, यानी ये दोनों मिलके हो गया 10 by 11। अब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म पैरेलल है, तो दिस प्लस दिस विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटी। ये वाला जो आया इज द 10 by 11 और ये वाला, ये दोनों पैरेलल है, तो यहाँ आपके पास C नेट हो जाएगा इज इक्वल टू 10 by 11 + 11, दैट इज 131 by 11 माइक्रोफैरेड।
इस तरीके से आप जनरल प्रॉब्लम जो व्हीट स्टोन की है वो आप लगाने लगे। तो यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटर की नेटवर्क प्रॉब्लम है सिंपल, वो आप लगाने लगे। चलिए व्हीट स्टोन से बाहर आते हैं। अगर आपको कोई ब्लॉक टाइप प्रॉब्लम दे दे, बंच ऑफ कैपेसिटर है और आपसे कह रहा है कि इस सिस्टम की या ए बी के बीच की नेट कैपेसिटी बताइए, तो आप देख सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी कैसे निकाली जाएगी। यही जनरली बोर्ड में आता है नेटवर्क टाइप प्रॉब्लम। तो पहले कुछ सिंपल लगाते हैं, फिर उसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो है वो नेटवर्क में ए और बी यहाँ अच्छा कमांड करेंगे तो अगले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में यही काम रेजिस्टेंस के लिए करना है। तो अगर यहाँ अच्छे से सीख लेंगे तो वहां हमको कम न्यूमेरिकल बताना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो झेलेंगे ही, वहां भी झेलेंगे। तो यहाँ हमारे पास ये कैपेसिटर, एक कैपेसिटर लगा है, दूसरा कैपेसिटर लगा है, ये तीसरा कैपेसिटर लगा है, एंड ऐसे पूरा बंच है। दिस फोर्थ कैपेसिटर, फिफ्थ कैपेसिटर, अभी डेटा इनका दिया जाएगा आपको, सिक्स कैपेसिटर, सेवंथ कैपेसिटर, एट कैपेसिटर एंड नाइन्थ कैपेसिटर। बेस्ट। तो ये ए और बी के बीच में ऐसे दिए हुए हैं, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क प्रॉब्लम। इसमें वैल्यू दिए हुए हैं 3 माइक्रोफैरेड 3। ये सब जनरली पेट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, डेटा चेंज नहीं करते हैं ज्यादा। अगर चेंज करना है तो फिर आपको बुक उठा के देखनी पड़ेगी। मैथड यही रह जाएगा सॉल्व करने का, सोल्यूशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये अरेंज्ड न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें वैल्यू जो दी गई है ऐसी दी गई है कि बहुत आसानी से आप आंसर पा जाते हैं। नहीं तो टेढ़ा मेढ़ा डेटा रहेगा तो इंटू और बाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और कोई वो नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, ये डेटा दिया है। कह रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी सर्च कीजिए। हमेशा जब भी कोई आपको नेटवर्क दे तो सबसे लास्ट बॉक्स में आप पहुंचिए। सबसे लास्ट बॉक्स में अगर पहुंचे तो ये है, यहाँ जो भी चार्ज या करंट आएगी वो ऐसे बटेगी। ऐसे बटने का मतलब ये उसके साथ पैरेलल होने वाला है, लेकिन जो करंट या चार्ज इसमें आएगा वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा। मतलब इन दो पॉइंट के बीच अगर हम हाथ रख ले तो 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड ये सीरीज में हो जाएंगे। तो 3, 3 एंड 3 सीरीज में होंगे, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 आप सॉल्व करके देखिए, सी नेट आएगा 1 माइक्रोफैरेड। यानी ये तीनों हटेंगे, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, और हटने के बाद ये एक इफेक्टिव कैपेसिटी आपको दे के जा रहे हैं, दैट इज द 1 माइक्रोफैरेड। ये आपको दे के जाएंगे ना। अब ये दोनों पैरेलल हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए तो 2 माइक्रोफैरेड एंड 1 माइक्रोफैरेड ये हो जाएगा फिर 3 माइक्रोफैरेड, यानी नेक्स्ट स्टेप में ये फिर हट जाएगा और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड। ध्यान से देखिए, 3 3 3 हो जाएगा 1, 1 और 2 3 और 3 3 3 हो जाएगा 1। आंसर इज द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इज द 1 माइक्रोफैरेड। यानी सबसे लास्ट बॉक्स रिप्लेस हुआ था 1 माइक्रोफैरेड से, वही रिप्लेस होते होते फाइनली ए टू बी के बीच की कैपेसिटी 1 आ जा रही है। मतलब यहाँ आप देखेंगे तो फिर आ जाएगा 3 3 3 1 और 1 और 2 पैरेलल है 3 हो जाएगा, और 3 3 3 वापस हो जाएगा 1। तो इस तरीके से नेटवर्क का एक प्रॉब्लम में लास्ट बॉक्स से पकड़कर चलते हैं और चलते चलते ए एंड बी तक पहुंचते हैं तो आपको नेट कैपेसिटी मिल जाती है। मान लेते हैं ये प्रॉब्लम, ये तो हमने आपको बताया डेटा ठीक ठाक दिया था। मान लेते हैं रैंडम डेटा दे देता और आप लास्ट बॉक्स से चलकर यहाँ तक नहीं आ पाते, तो उस केस में कैसे सॉल्व करते? तो प्रॉब्लम दोबारा बनाना पड़ेगा हमें कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टैंडर्ड मेथड है। वो स्टैंडर्ड मेथड क्या है? आंसर तो पता ही चल गया, 1 माइक्रोफैरेड है। अब दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लें, वहां से कंक्लूजन बना लें, और कंक्लूजन बनाने के बाद हम उसको जनरलाइज कर दे रहे हैं आईआईटी के या आपके बोर्ड के क्वेश्चन के लिए। तो हम इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से लगा रहा है जिसमें स्टेप क्रिएट होंगे। इसमें तो इजीली रिप्लेस होता चला गया, हमने फाइनल आंसर लिख दिया, मिल गया 1 नंबर 2 नंबर जो भी था। अगर इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोबारा क्वेश्चन वही क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देख, ये है ऐसे,
ये सारा आउटर वाला 3 था, इनर वाला 2 था। 3 माइक्रोफैरेड, 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 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। ये था ए बी। अगर इनको स्टेप में सॉल्व करना है तो सबसे पहला स्टेप है कि हम एक बॉक्स को रोक लेते हैं, पीछे का सारा बॉक्स ये कह के हटा देते हैं कि से द कैपेसिटी कमिंग इज सी डैश, मीन्स ये हो गया प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, हम पहले बॉक्स को रोक रहे हैं, पहला बॉक्स दिस दिस एंड दिस, वापस आ जाइए तो आपको मिल जाएगा ये दिस। नाउ दिस इज ए, this is B, and this is 3 microfarad, this is 2 microfarad, this is 3 microfarad। पीछे का जो सारा है इफेक्टिवली ये कह रहा है कि हटाइए पीछे का सारा, से द नेट इफेक्टिव कैपेसिटी आप रेस्ट ऑफ ऑल द ब्लॉक, पहले ब्लॉक को छोड़ के बाकी सारे पिछले ब्लॉक की कैपेसिटी जो है वो C डैश है। तो ऐसे हो जाएगा, पीछे सारे ब्लॉक की कैपेसिटी C डैश है। अब आप इसको रिड्यूस कर लीजिए, अब तो ये रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस का मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो नेक्स्ट केस में डायग्राम बनेगा 3 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 2 प्लस C डैश एंड ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरेड, 3 2 प्लस C डैश और 3 ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। अब तो तीनों सीरीज में हो गए ना, जो करंट या चार्ज मूव करेगा वो यहाँ से चलते हुए आएगा और इस तरीके से होके निकल जाएगा। यानी इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए बी कैन बी रिटन एज 1 अपान सी ए बी इक्वल टू 1 अपान 3 प्लस 1 अपान 2 प्लस C डैश प्लस 1 अपान 3। ये हो जाएगा ए बी के बीच की नेट कैपेसिटी के लिए इक्वेशन। अरेंज कर लीजिए इसको, 1/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1 अपान 2 प्लस C डैश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, दिस 4 प्लस 2C डैश प्लस 3, 1/3 1/3 2/3 प्लस 1 अपान 2 प्लस C डैश, दिस इंटू दिस 4 अब प्लस 2C डैश, ये उधर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई दिस इंटू दिस, 3 to the 6 प्लस 3C डैश। रिवर्स कर लीजिए, रिवर्स करेंगे तो क्या इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी 6 प्लस 3C डैश अपान 7 प्लस 2C डैश, 7 प्लस 2C डैश। यहाँ के हैंग हो गए। खास बात, अब आपको ये कहना है कि ए बी के बीच कैपेसिटी उतनी ही है जितनी की पीछे के बॉक्स को रिप्लेस करने पर कैपेसिटी आती है। मतलब बाय डिफॉल्ट सी ए बी इज आल्सो टू बी रिप्लेस बाय सी डैश। अरे पीछे का एक बॉक्स सॉल्व करते सी डैश आता, फिर उसको अगले बॉक्स के साथ अरेंज करते तो फिर सी डैश आता, फिर अगले के साथ अरेंज करते। यानी कि हमने क्या किया, एक को रोक करके पीछे हटा दिया सारा, ये कह के कि इफेक्टिव कैपेसिटी सी डैश, और अब इस स्ट्रक्चर की इफेक्टिव कैपेसिटी CAB आई। अब हम कहें कि ये CAB भी सी डैश ही होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये खुदे एक बॉक्स है और इसी तरह के रिपीटेड बॉक्स से तो सारे बॉक्स मिलकर बने थे। अगर ऐसा है तो CAB फिर सी डैश से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए सी डैश का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और सी डैश की तो अननोन है कि पीछे के सारे बॉक्स की इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है या पूरे सिस्टम की इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है। यहाँ से आपको सी डैश की वैल्यू मिल जाएगी। यानी CAB को फिर सी डैश से हटा दीजिए। यानी एक बार सी डैश ये कह के इंट्रोड्यूस किए कि पीछे के बॉक्स को हटाते हैं तो सी डैश आता है, फिर बचे हुए नेटवर्क की का इफेक्टिव कैपेसिटी CAB जोड़े और फिर बोले कि ये भी सी डैश ही होना चाहिए, रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस कर दिए तो कैसा दिखेगा 6 प्लस 3C डैश अपान 7 प्लस 2C डैश, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हो जाएगा 7C डैश प्लस 2C डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 6। सर 7 होगा कि 4 होगा? 4 और प्लस 3 7,
हाँ सही तो है। अरे ये था ना 4 और 3, 7 प्लस 2c डैश पलटे हैं, तो 7 प्लस 2c डैश नीचे आ गया। CAB को वापस हम कह रहे हैं कि खुद से c डैश से हटाइए, क्योंकि खुद रिपीटेड बॉक्स है, पीछे का c डैश था तो खुद भी तो c डैश होना चाहिए था। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस इनटू दिस, तो 7c डैश अब प्लस 2c डैश स्क्वायर, सही तो लिखे हैं। और कोई, और ये 6 प्लस 3c डैश, क्या यहाँ गड़बड़ कर दिए क्या? एक मिनट, 3 2 3 नहीं 2 है। 3, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ हाँ तो ये हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए 7c डैश, और ये हो गया 2c डैश स्क्वायर, 6 प्लस 3c डैश, सबको इधर ले आइए। इधर लाएंगे तो स्क्वायर वाला पहले लिख लीजिए, 2c डैश स्क्वायर, और 3c डैश इधर आएगा तो हो जाएगा 4c डैश, तो ये 3c डैश माइनस 7c डैश में जाएगा तो जाएगा 4c डैश, अब आया 4c डैश, और ये इधर आएगा तो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा c डैश स्क्वायर प्लस 2c डैश माइनस 3 इक्वल टू 0, तोड़ दीजिए, 3 इंटू 1, इसको लिख सकते हैं 3 माइनस 1। अब चाहे तो सीधे चार लगाइए, चाहे तो आप फैक्टराइज कर लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी है। c डैश प्लस ये हो जाएगा 3c डैश स्क्वायर, c डैश स्क्वायर 3 माइनस 1 c डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, c डैश स्क्वायर प्लस 3c डैश माइनस c डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसमें से c डैश कॉमन ले लीजिए, इसमें से -1 कॉमन ले लीजिए, इसमें से c डैश कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c डैश प्लस 3, -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा c डैश प्लस 3 इज इक्वल टू 0। c डैश प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, c डैश प्लस 3, c डैश प्लस 3 कॉमन लेंगे, c डैश प्लस 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा c डैश माइनस 1, c डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो कैपेसिटी -3 होगी, कैपेसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, या तो होगी या नहीं होगी। अकॉर्डिंगली c डैश plus 3 is not equal to 0. This is possible if and only if c dash minus 1 is equal to 0. Implies that c dash is equal to 1. Implies that c dash is equal to 1 microfarad. तो जो ओरली हम लोग निकाल ले रहे थे यहाँ पे, अगर आपको मैथमेटिकल स्टेप चाहिए तो ये मैथमेटिकल स्टेप इन्वॉल्व था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि आंसर तो पाई गए थे, पहले भी आंसर पा गए थे 1 माइक्रोफैरेड, लेकिन अगर स्टेप इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं तो स्टेप इन्वॉल्वमेंट में आपको ये स्टेप शो करने पड़ेंगे। अब मान लेते हैं 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में ही है, तो आप लिख के आप बता देंगे क्या है भाई, लिख के आप बता देंगे कि लास्ट बॉक्स की इफेक्टिव कैपेसिटी 1 आती है, जब उसको प्रीवियस बॉक्स के साथ अरेंज करते हैं तो फिर 1 आता है, एंड फाइनली बिटवीन ए एंड बी आंसर इज 1। या अगर आपको स्टेप की जरूरत है तो आप ऐसे लगाएंगे। इस साल बोर्ड में क्या आना है वो भी देख लीजिए, या सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आई है जनरली करते क्या, ये ऐसे इनफाइनाइट बॉक्स कर देते हैं, तो अगर इनफाइनाइट बॉक्स कर दें तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ रहा है, ये इस तरीके से देंगे 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, दिस ऐसे लिख देंगे, ये इन्फिनिटिव 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज ए, दिस इज बी। अब आपसे कहेंगे सर्च द कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी।
अभी भी वही तरीका है, फर्स्ट बॉक्स आप रोक लीजिए और पीछे के सारे बॉक्स को ये कहिए कि द इफेक्टिव कैपेसिटी कमिंग इज द सी डैश। तो इसका सोल्यूशन डायग्राम जो होगा पहला वो ये होगा 2 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड, वापस आ गए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड, दिस इज 2 माइक्रोफैरेड। पीछे के सारे बॉक्स को रिप्लेस करने पर से द इफेक्टिव कैपेसिटी कमिंग इज सी डैश। अब नेक्स्ट केस में आपको पता है, नेक्स्ट केस में ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड और ये दोनों पैरेलल है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सी डैश, 2 प्लस सी डैश, वापस आ जाएगा। अब ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे क्योंकि जो चार्ज या करंट एंटर करेगा फ्रॉम ए वो इनसे और इनसे होते हुए वापस आ जाएगा बी पर, इसका मतलब सीरीज में हो गए। तो नेट कैपेसिटी हो जाएगा बिटवीन ए बी दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा 2 to the 4 अब प्लस 2 C डैश अपॉन दिस प्लस दिस इंटू दिस किए तो 2 to the 4 प्लस 2C डैश और दिस प्लस दिस करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 2 4 अब प्लस C डैश, ये हो जाएगा। नाउ अब आपको पता है कि CAB इज आल्सो इक्वल टू C डैश, क्यों? क्योंकि खुद भी तो रिपीटेड बॉक्स ही है, ये खुद भी हटेगा तो C डैश ही आना चाहिए था। तो रिप्लेस द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए बी थ्रू C डैश, फिर से आपको C डैश का क्वाड्रेटिक मिल जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 4 प्लस 2C डैश अपॉन 4 प्लस, भाई देखिए ये चैप्टर मोस्टली न्यूमेरिकल के लिए है, इलेक्ट्रोस्टैट। एक थ्योरी आता है, 2 न्यूमेरिकल आता है, यहाँ से अच्छा रहेगा, न्यूमेरिकल अच्छे से समझे रहेंगे तो लगा पाएंगे, नहीं तो जो और नीट में आईआईटी में भी मोस्टली न्यूमेरिकल के लिए जाना जाता है। ये इसको इधर ले आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 4C डैश प्लस C डैश स्क्वायर, C डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2C डैश, सबको इधर ले आइए, ये हो जाएगा C डैश स्क्वायर, 2C डैश इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 2C डैश माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइज नहीं हो पाएगा अगर फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो सी की जगह 4 लगा दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। अगर ऐसा है तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस बी है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4A 1 है, C माइनस 4 है अपॉन 2A इज द 1, ये हो जाएगा रूट ऑफ C डैश, दैट इज वैल्यू ऑफ C डैश। ये हो जाएगा 4 4 16 और 4 20 हो जाएगा 2 रूट 5 माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लीजिए, हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5, यूनिट थी माइक्रोफैरेड, कैपिटल की वैल्यू माइक्रोफैरेड में दी गई थी तो फाइनल वैल्यू भी माइक्रोफैरेड में है। अब इसमें 2 है, एक है -1 माइनस रूट 5, तो एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि नेट कैपेसिटी इज नेगेटिव एंड कैपेसिटी नेवर नेगेटिव। और दूसरा हो जाएगा -1 प्लस रूट 5 माइक्रोफैरेड, यही आंसर है। रूट 5 2.4 या 2.5 के आसपास आएगा, 2.5 तो 6.25 हो जाएगा, 2.3 के आसपास है ये, तो हो जाएगा 2.3 माइनस 1 दैट इज 1.3 में। यही आंसर छोड़ सकते हैं आप कि दिस इज द नेट कैपेसिटी, इसको हटा देंगे क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकती कैपेसिटी। तो यहाँ आप इजीली देख रहे हैं कि नेटवर्क टाइप प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो मोस्टली इसी के आने का चांस है और ऐसी ही प्रॉब्लम आती है, वैल्यू चेंज कर देंगे। ये अगर ऐसे दे दे तो भी सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, यानी एक और प्रॉब्लम दे रहा है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ये ऐसे देते हैं, ऐसे दे सकते हैं, दिस
this this is A, this is B, और फिर रिपीटेड है तो this एंड this, ये ऐसे इस तरीके से डैश 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 इंफिनिटिव ये आपको दे देंगे 2 माइक्रोफैरेड। डेटा कुछ भी हो उससे कोई मतलब, सिमेट्री ना हो तो भी चलेगा, बस खाली डायग्राम सिमिलर होने चाहिए कि ये एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर और एक डायगोनल है, फिर एक कैपेसिटर 2 कैपेसिटर एक डायगोनल है, यानी कि ब्लॉक रिपीट हो रहा है, वैल्यू भले अलग अलग है कोई मतलब नहीं है, आप एक ब्लॉक रोक लेंगे, पहला ब्लॉक जैसे वैल्यू हमने लिख दिया 2 माइक्रोफैरेड ये 1 है और ये 2 है, 2 माइक्रोफैरेड, ऐसे अब ये रिपीट करता चला गया उधर। दिस अब मान लेते कह रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो आप पहले बॉक्स को रोकेंगे, पीछे का सब सी डैश करके हटा देंगे, फिर शुरू हो जाएंगे, यानी इसका नेक्स्ट सॉल्विंग डायग्राम होगा 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, दिस इज ए, दिस इज बी, पीछे का सारा ये क्या क्या हटा दीजिए कि इससे द इफेक्टिव कैपेसिटी सी डैश, फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा इधर वाला, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो अगर हम इसको लेके आए तो ये ऐसा दिखेगा 2 माइक्रोफैरेड और ये पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस सी डैश, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये दोनों पैरेलल हो गए। देखिए इस जंक्शन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा 10 और वापस आके सेलेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इस पर तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो पैरेलल हो गए तो नेक्स्ट केस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो नेक्स्ट केस हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड और ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, तो 2 और 1 ये हो जाएगा 3 प्लस सी डैश माइक्रोफैरेड, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। अब आपको पता है सी ए बी आप लिख लेंगे दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, अब फिर सी ए बी को सी डैश से हटा लेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा सी डैश का, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका, यहां से आपको सी ए बी मिलेगा 2 इंटू 3 प्लस सी डैश अपॉन 2 प्लस 3 प्लस सी डैश, ये मिला। अब आपको पता है सी डैश इज आल्सो टू बी रिप्लेस बाई, सॉरी सी ए बी इज टू बी आल्सो रिप्लेस बाई सी डैश, अगर ऐसा है तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी डैश का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर जनरेट हो गया तो आप सी डैश की वैल्यू सर्च करेंगे, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। आ जाइए लास्ट काइंड ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक फिलिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। करते क्या है, कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में वेरियस डाई इलेक्ट्रिक विथ वेरियस कॉन्फ़िगरेशन रख देते हैं और अब आपसे पूछते हैं कि बताइए इफेक्टिव कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आसान से शुरू करते हैं और आपको IIT 2020 तक लेके आते हैं। कैपेसिटर की प्लेट हो गई, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो गई, डाइलेक्ट्रिक को इन्होंने ऐसे फिल कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक है आप सब मटेरियल, दूसरा डाइलेक्ट्रिक है आप सब मटेरियल, नथिंग इज गिवन, तो हम दोनों डाइलेक्ट्रिक की विड्थ और प्लेट एरिया सेम मानेंगे, K1 और K2। पूछ रहे हैं नेट कैपेसिटी कितनी। आप सोचिए अगर ये पॉजिटिव प्लेट होगी तो ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। अब इसमें जो प्लेट सेपरेशन है वो आधा प्लेट सेपरेशन एक डाइलेक्ट्रिक के पास है, आधा प्लेट सेपरेशन एक डाइलेक्ट्रिक के पास है, जबकि जो प्लेट एरिया है डाइलेक्ट्रिक का वो देखिए पूरा यूज कर रहा है। मतलब इस K1 को एक कैपेसिटर कहिए C1 और इस K2 को दूसरा कैपेसिटर कहिए C2।
और एक लाइन में इनको रख दीजिए, यानी क्या, यानी इसकी कैपेसिटी अगर C1 है, इसकी कैपेसिटी अगर C2 है, तो दे आर इन सीरीज। सोच लीजिए कैसे सीरीज, प्लस माइनस, एक का प्लस एक का माइनस, यानी इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम ये कहेंगे कि ये दो कैपेसिटर है इन सीरीज, प्लस माइनस। अब C1 की वैल्यू लिखनी होगी तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K1 एप्सिलॉन नॉट A पूरा प्लेट एरिया यूज कर रहा है, अपान डी की जगह ये हो जाएगा, दैट इज टोटल डी है, दो डाइलेक्ट्रिक है तो डी बाई टू, यानी कैपेसिटी में, इसकी कैपेसिटी में डी जो होगा वो डी बाई टू हो जाएगा। इसी तरीके से C2 के लिए आप लिखेंगे K2 एप्सिलॉन नॉट A, प्लेट एरिया पूरा यूज कर रहा है, तो हो जाएगा A बाई दिस इज द D बाई टू। अब आपको पता है नेट कैपेसिटी इज द C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, C नेट इज द C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा नेट कैपेसिटी। मान लेते हैं इसी प्रॉब्लम को चेंज कर देते, लाइक दिस, ऐसे कर देते, कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच डाई इलेक्ट्रिक को ऐसे फिल किए हैं, दिस ऐसे, ये देखिए, ये अभी क्या है, प्लेट सेपरेशन पूरा यूज कर रहा है, देखिए डी पूरा है, इसके पास भी, लेकिन प्लेट एरिया आधा है, प्लेट एरिया आधा तक, मतलब अगर पूरा प्लेट एरिया ए है तो आधा प्लेट एरिया इसके पास है और आधा प्लेट एरिया इसके पास है, ठीक है। अब अगर हमने ये डायग्राम बना दिया और आपसे पूछ रहे हैं नेट कैपेसिटी बताइए, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि जितने डाइलेक्ट्रिक उतने कैपेसिटर, इसको एक कैपेसिटर मानेंगे आप, ये देखिए, इसको दूसरा कैपेसिटर मानेंगे आप, दोनों की ऊपर प्लेट कॉमन है, नीचे की दोनों की प्लेट कॉमन है, क्लियर है क्या डायग्राम है। यहाँ सीरीज में थे दोनों, यहाँ दोनों पैरेलल ट्रीट होंगे, मीन्स यहाँ जो कैपेसिटर ट्रीट होंगे वो कैपेसिटर पैरेलल ट्रीट होंगे, लाइक दिस, ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, तो C नेट हो जाएगा C1 प्लस C2। अगर C1 की वैल्यू चाहिए तो C1 की वैल्यू हो जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, में K1 है, एप्सिलॉन नॉट रहेगा A, आधा प्लेट एरिया यानी A बाई टू, यानी C1 की वैल्यू रखेंगे आप K एप्सिलॉन नॉट A बाई टू बाई प्लेट सेपरेशन